शाहीन अब्बास का लिखा हुआ है, हम भूल बनाते भाग निकले और पकड़ी गई सदा हमारी। क्या जिंदा गुबार है ज़माना, वीरानी पे मर मिटा हमारी। पानी में मजाक बन गए हम, कश्ती में न थी जगह हमारी। जा अपने ज़िया में ढूंढ हमको, तू जिंदगी पे ना जा हमारी। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामा किस हद तक उलझा हुआ है, मईशत ने कौन सी दिगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर ली है, हमारे लिए कितने मुश्किल दिन। इस सब से हटके दुनिया की खोज को निकलने वाले उन लोगों की कहानी जानिए और उस कहानी को किस तरीके से 1400 साल पहले बता दिया गया था और वहाँ पे जो हकाइक मंजर आम पे आए हैं वो किस तरीके से कुरान पाक में लिखे गए, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप व्लॉग्स तो सुनते हैं, लेकिन हकाइक पे मबनी व्लॉग्स जो हैं वो देर पा सूरत हाल इख्तियार करते हुए आपके सामने हकाइक को लाते हैं। टाइटन में बिलियनियर सवार थे, चुनाचे पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर उठाई। ये खबर जो है बहुत से अखबारात की जीनत बनी। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मरतबा पता चला कि समुंदर में तह दर तह बहरें यानी वेव्स होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है, जिन्हें आप बहर भी कहते हैं। और ये बहरें समुंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समुंदर की बालाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर के बाद बहर तब्दील हो जाती है और पानी का वजन दुगना होता जाता है, यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन और दबाव 300 गुना बढ़ जाता है। समुंदर में 2 घंटे गहराई में सफ़र के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जावेद चौधरी साहब भी अपने कॉलम में लिखते हैं कि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। इस गहराई में दबाव और अंधेरे के बाद सर्दी और कम्युनिकेशन का अजाब भी नाजिल हो जाता है। पिच डार्कनेस की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है और वहां पहुंच के दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। क्यों? उसकी वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। साइंटिस्ट इस मकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन आबदोस इसी मकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी, लिहाजा वहां से लाशों की तलाश मुमकिन नहीं। सवाल यह कि इन मालूमात का टाइटन आबदोस सानहे के साथ क्या ताल्लुक है। हमें ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने उस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया। आज के लिए अहम तरीन आयत भी मुलाहिजा कीजिए। या जैसे गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाए। ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा। इसका अंग्रेजी तर्जुमा कुछ यूं है, द डार्कनेस इन अ डीप सी कवर्ड बाय वेव्स अपॉन वेव्स, टॉप्ड बाय डार्क क्लाउड्स, डार्कनेस अपॉन डार्कनेस, इफ वन स्ट्रेचेस आउट देयर हैंड दे कैन हार्डली सी इट। आप ये आयत दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटन आबदोस के सानहे पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें कि आज से 1400 साल पहले जब इंसान समुंदर में 3 मीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं गया था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया कि समुंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज़ को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 हिजरी में बता दिया था कि हम समुंदर में मौज के ऊपर मौज को चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बीनाई जवाब दे जाती है और टाइटन इस पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या ये महज इत्तफाक है? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें उस दीन में पैदा किया जिसने दुनिया को 1400 साल पहले पिच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इत्तला दे दी थी और साथ ही यह भी फरमा दिया था कि अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और साथ ही यह भी महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मुतवज्जा करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन को डुबोया ताकि लोगों तक उसका पैगाम पहुंच सके।
शायद अल्लाह ताला इस सानहे के ज़रिए आलम इस्लाम को ये इत्तला देना चाहता हो कि तुम लोग बिला वजह एहसास कमतरी का शिकार होकर और इस एहसास कमतरी में उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हुआ। तुम उन लोगों की तरफ ना देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मतवज्जे हो जाओ। तुम्हारे हालात सिर्फ वही बदलेगा। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह की रिसर्चेस होती हैं उसकी तख्लीक किसने की थी, उनकी बुनियाद किसने रखी थी। पुराने ज़माने में यूनान के अंदर अगर तहकीक होती थी तो वो कौन करता था। इस्लाम ने कितने बड़े आलम दीन पैदा किए और इसके साथ साथ कितने बड़े मुहक्किक दुनिया को दिए, जिन्होंने फिज़िक्स के कुलिये सिखाए, जिन्होंने केमिस्ट्री के तमाम तर उलूम आपके सामने रखे, जिन्होंने रियाजी के अंदर अलजब्रे को तरतीब दिया, जिन्होंने दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब में तमाम चीज़ों को मरकूज़ कर दिया। ये हक़ाइक़ तो टाइटन आबदोज़ और समुंदर की तहों से मुतल्लिक़ थे। और अब बात कर लेते हैं हुसैन दाऊद, जो इस शर्मनाक हादसे के बाद ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र व हिम्मत अता करे और उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों की याद में पाकिस्तान में कोई ऐसा कुरान सेंटर बनाएं जिसमें मॉडर्न लाइफ और कुरान मजीद पर रिसर्च के ज़रिए साबित किया जा सके कि हमारा दीन सच्चा और दुनिया का जदीद तरीन साइंटिफिक मोजज़ा है। शायद इस तकरीब में तामीर का कोई राज छुपा हुआ हो, शायद अल्लाह ताला ने हुसैन दाऊद फैमिली से कोई बड़ा काम लेना हो। बेशक अल्लाह जिसको रोशनी से नवाजता है उसके जहन में अंधेरे के सारे बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। और आखिरी बात, इंसान को बाज़ औक़ात अपनी मौत के मकाम तक पहुँचने के लिए $2.5 लाख अदा करना पड़ जाते हैं, उसे अपनी मौत ख़रीदना पड़ जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी उन संजीदा अफराद के लिए जो दाऊद फैमिली के पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली खिदमात से वाकिफ़ ना होने की बिना पे उनको तनकीद का निशाना बना रहे। मेरे दोस्त हैं आबिद अली उमंग, उन्होंने एक रिसर्च के बाद तमाम तर जो मालूमात हैं वो इकट्ठी की हैं। वो लिखते हैं कि आप दो हादसे के बाद आजकल सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी दाऊद फैमिली का बड़ा चर्चा है। इस ख़ानदान के 2 अफराद शहज़ादा दाऊद और उनके साहबजादे सुलेमान दाऊद पाकिस्तानी अवाम की तनकीद की ज़द में, और लोगों का कहना है कि टाइटन नामी आबदोज़ में पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए फ़ी फ़र्द के एतबार से 15 करोड़ रुपए में मौत ख़रीदने वाले बाप बेटे को यह रकम पाकिस्तान में गरीबों पर खर्च करनी चाहिए थी। तनकीद करने वाले अफराद ना तो दाऊद ग्रुप की माली और कारोबारी हैसियत को जानते हैं, ना उनको ये इल्म है कि इस फैमिली के कायम करदा इदारे पाकिस्तानियों की किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, और ना ही अफराद इस फैमिली को पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली फलाही खिदमत से वाकिफ़ हैं। इसलिए आबिद अली उमंग लिखते हैं कि मैंने अपने दोस्तों की गलतफहमी को दूर करना मुनासिब समझा। शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान उस आबदोज़ में सवार थे जो तफरीही मकामात के लिए बहरी ओशियानूस में डूबे जहाज़ टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समुंदर की गहराइयों में गई, मगर हादसे का शिकार हो गई और इसमें सवार तमाम 5 मुसाफिर हलाक हो गए। दाऊद फैमिली का आगाज़ कब हुआ? दाऊद फैमिली के सरबराह अहमद दाऊद की पैदाइश 1905 में इंडिया के सूबे काठियावाड़ के इलाके बांटवा मोहल्ले में हुई। उनके वालिद ताजिर थे। उन्होंने सिर्फ 3 जमातों तक तालीम हासिल की। बचपन में ही वालिद की वफ़ात हो गई, जिसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी दादा पर आई। अहमद दाऊद एक पैकर औसाफ नामी किताब के मुसन्निफ उस्मान बाटलीवाला ने लिखा कि अहमद दाऊद ने 16 साल की उम्र में पथारे पर कपड़े के थान लगाकर अपने कारोबार का आगाज़ किया था। जबकि दाऊद इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक यतीम नौजवान अहमद दाऊद ने 1920 में बम्बई में यान की दुकान खोली थी, और उसी यतीम नौजवान के कायम करदा इदारों के मुतालिक 17 जनवरी 1969 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी अशात में अहमद दाऊद फैमिली को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अमीर ख़ानदान करार दिया था, जिसके असासों की मालियत उस वक्त यानी 1969 में $200 मिलियन थी। दाऊद फैमिली का कारोबारी उरूजो जवाल से मुतल्लिक है कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में डॉक्टर महबूबुल हक ने बजट तकरीर के दौरान इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की 60 से 80% दौलत पर सिर्फ 22 ख़ानदान काबिज हैं, लेकिन उन्होंने उन ख़ानदानों के नाम नहीं बताए थे। इस मामले पर पाकिस्तान के अवामी शायर हबीब जालिब ने लिखा था, 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, हम पर अब तक है जारी काली सदियों की बेदाद, सदर अयूब जिंदाबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिज्म के नारे के साथ जब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने उन ख़ानदानों की निशानदही की और मतनब्बे किया कि इस वक्त पाकिस्तान को सरमाए की ज़रूरत है, जिस तरह आज मतनब्बे किया जा रहा है। लिहाजा ये ख़ानदान अपना सरमाया वापस लाएं, वरना वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। बाद में उन्होंने दाऊद फैमिली समेत कई ख़ानदानों की इमलाक को कौमी तहवील में ले लिया, यानी उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। उस्मान बाटलीवाला के मुताबिक उन 22 ख़ानदानों में से 14 मेमन घराने थे और दाऊद फैमिली दूसरे नंबर पर थी। उस अरसे में सेठ दाऊद को नज़रबंद कर दिया गया। जब वो रिहा हुए तो अमेरिका चले गए। ख्याल किया जाता है कि उस वक्त
इस दौरान उन्हें 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। उस वक्त की बात है। उस्मान बाटलीवाला की किताब के मुताबिक अहमद दाऊद के 20 ऐसे मंसूबे थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने भाइयों सुलेमान दाऊद, अली मोहम्मद दाऊद, सिद्दीक दाऊद और सितार दाऊद में तकसीम कर दिए थे। इस तकसीम में हर एक के हिस्से में मुख्तलिफ सनतें आई थीं जिनको बाकी भाइयों ने आगे बढ़ाया। दाऊद फैमिली में शहजादा दाऊद की खिदमात को अगर देखा जाए तो अहमद दाऊद के कारोबारी तकसीम के मुताबिक शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद और उनका ख़ानदान एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के मालिक करार पाए। टाइटन हादसे में हलाक होने वाले शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। एंग्रो और दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन कारोबारी इदारों की कारकर्दगी और उनकी रेटिंग पर काम करने वाले इदारे पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकरा के जायजे के मुताबिक एंग्रो कॉरपोरेशन की बुनियाद 1965 में रखी गई। ताहम उस वक्त इसका नाम एसो पाकिस्तान फर्टिलाइजर कंपनी था जो माड़ी गैस फील्ड की दरियाफ्त पर कायम की गई थी। गैर मुल्की शराकतदारों के निकलने के बाद इसका नाम एंग्रो केमिकल कर दिया गया जो फर्टिलाइजर के शोबे में काम कर रही थी, लेकिन दूसरे शोबों में दाखिल होने के बाद इसका नाम एंग्रो कॉरपोरेशन रख दिया गया। आजकल एंग्रो कॉरपोरेशन के तहत 10 से ज़ायद कंपनीज काम करती हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी है जिसमें अक्सरियती शेयर्स दाऊद फैमिली के इदारों और अफराद के पास हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे जबकि उनके वालिद हुसैन दाऊद इसके चेयरमैन हैं। शहजादा दाऊद के भाई समद दाऊद इसके डायरेक्टर हैं। हुसैन दाऊद और उनके ख़ानदान की दूसरी बड़ी कंपनी दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन है जो एंग्रो कॉरपोरेशन में भी शेयर रखती है। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद हैं जबकि उनके बेटे समद दाऊद इसके वाइस चेयरमैन हैं और शहजादा दाऊद इसके डायरेक्टर थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक ये ग्रुप तवानाई, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। एंग्रो कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर दिए गए दादोशुमार के मुताबिक ये कंपनी मजमूई तौर पर तकरीबन 750 अरब रुपए के असासों की मालिक है। एंग्रो कॉरपोरेशन के 2022 के सालाना मालियाती गोशवारों के मुताबिक इसने पूरे साल में 46 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के सालाना मालियाती नताइज के मुताबिक इसका 2022 में मुनाफा 3.5 अरब रुपए से जायद रहा। दाऊद फैमिली पाकिस्तान के लिए जरिया रोजगार। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में 2000 से ज़ायद अफराद मुलाजमत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एंग्रो कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ कंपनीज में काम करने वाले अफराद की तादाद 3,500 से ज़ायद है। इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि इसी एंग्रो कॉरपोरेशन ने हुकूमत को टैक्स की मद में सिर्फ 2021 में 53 अरब रुपए जबकि 2022 में 46 अरब रुपए जमा करवाए, जबकि इसकी ज़ायली कंपनी एंग्रो एनर्जी ने मुल्क के 90 लाख अफराद के घर में तवानाई की ज़रूरत को पूरा किया। दाऊद फैमिली की अगर फलाही खदमात को देखा जाए तो एंग्रो कॉरपोरेशन के मुताबिक इसने सन 2022 में समाजी शोबे में 84 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात की बेहतरी के शोबे शामिल थे। दाऊद ख़ानदान की तालीम, साइंस और सेहत के शोबों में खदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनकी तालीमी खदमात यह हैं कि पाकिस्तान में 1961 में दाऊद फाउंडेशन कायम की गई जिसका इफ्तिताह जनरल अयूब खान ने किया था। दाऊद फैमिली ने सबसे पहले तालीम के फ़रोग पर तवज्जो दी थी। फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेठ अहमद खान ने बताया था कि मशरकी पाकिस्तान के शहर मैसूर में उन्होंने स्कूल की इमारत कायम की और उसके साथ बुरेवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस बिल्डिंग की तामीर कराई गई और कराची के देही इलाके दरसानू छन्नू में स्कूल तामीर किया गया। ये सब काम फाउंडेशन के इफ्तिताही इजलास से पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। दाऊद फाउंडेशन ने 1962 में कराची में दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम किया जो पाकिस्तान के निजी शोबे में इंजीनियरिंग की तालीम फराहम करने वाला पहला प्रोफेशनल कॉलेज था और अब दाऊद कॉलेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर चुका है। इस वक्त दाऊद कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम दी जाती है। आज डुएट में 12 मुख्तलिफ शोबाजात में इंजीनियरिंग की डिग्री फराहम की जा रही है। कराची में 1983 के दौरान अहमद दाऊद गर्ल्स पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी जो उस वक्त भी फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ 2500 से ज़्यादा लड़कियों को तालीम दी जाती है। नए दौर के तकाज़ों के मद्देनज़र रखते हुए 90 की दहाई में कैम्ब्रिज की तालीम के लिए दाऊद पब्लिक स्कूल कायम किया गया। इसी हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में बिजनेस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। कराची यूनिवर्सिटी में भी दाऊद फैमिली के नाम से बिजनेस स्कूल आज भी मौजूद है। इसके अलावा लियाकत नेशनल अस्पताल के सामने मरकजी शाहराह पर KSPL कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप का क़याम भी दाऊद फैमिली का ही कारनामा है, जहां तलबा को बैनुल-अक़वामी सतह की तालीम से रोशनास किया जा रहा है। दाऊद फैमिली की शोबा सेहत में खिदमात पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 1991 से कायम पाकिस्तान में गुर्दों के सबसे बड़े अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT के क़याम में भी दाऊद फैमिली का बड़ा किरदार है। इस इदारे के डॉक्टर गौहर के मुताबिक दाऊद फैमिली से उन्हें अरबों रुपए के एहतियात मिल चुके हैं, जिनसे 3 बड़ी इमारतें तामीर की जा चुकी हैं। SIUT हनफिया बिल्डिंग, सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर, सुलेमान दाऊद ट्रांसप्लांट सेंटर है। इन 3 इमारतों में
गुर्दे के मरीज बच्चों और गुर्दे के कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की मशीनरी की खरीदारी में भी मुआवनत की जाती है। आज भी SIUT की सबसे बड़ी डोनर दाऊद फैमिली है। आगा खान अस्पताल का एक ब्लॉक भी दाऊद फैमिली का अतिया करता है। लियाकत नेशनल अस्पताल की एक इमारत दाऊद फैमिली के अतियात से कायम की गई है। सिविल अस्पताल के हार्ट सेंटर में सबसे बड़ा अतिया दाऊद फैमिली का है। दाऊद फैमिली की अगर साइंसी खदमात के ऊपर जाएं तो साइंस के फ़रोग के लिए कराची में अपनी नौइयत का पहला साइंस म्यूजियम कायम किया गया। मैग्नीफाइड साइंस नामी इस म्यूजियम में साइंस की नुमाइशें और तालीमी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं। रेलवे के गोदाम को 3 मंजिला साइंसी म्यूजियम में तब्दील किया गया, जहां साइंस, फिजिक्स और रियाजी की थीरीज के हवाले से तजर्बात और मशकें की जाती हैं। दाऊद फाउंडेशन ने कराची में पब्लिक स्पेस के फ़रोग के लिए TDF घर बनाया। 1930 से तामीर किए गए इस घर में कराची की तारीख और पुरानी यादों से वाबस्ता फर्नीचर, ग्रामोफोन समेत दीगर अशिया मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का नज़ारा भी किया जा सकता है। TDF घर कराची में मुतवस्सत तबके के लिए बनाई गई पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी जमशेद क्वार्टर्स में वाक़ है, जो कराची की सकाफती तारीख का अहम हिस्सा रही। दाऊद फैमिली की सैकड़ों फलाही खदमात में से ये वो चंद हक़ाइक़ हैं जो यहाँ पे पेश किए जा सकें, ताकि तनकीद निगार दोस्तों को तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जा सके। हमें तनकीद करना आती है, दूसरों पे हम तनकीद करते हैं, बातें भी सोचते हैं, लेकिन हमारी तहकीक कम होती है। आप तहकीक को मुनज़्ज़म बनाइए, जुस्तजू उधर लगाइए, आपके लिए बेशतर दरवाजे खुलेंगे। वो दरवाजे कुरान की उस आयत के तर्जुमे की सूरत में हो या इन हक़ाइक़ की सूरत में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।